नमस्कार, मैं हूं मुक्ता और आज हेल्थ शो में बात होने वाली है थायराइड कैंसर की। गले में बनी एक थायराइड ग्रंथि जो तितली के आकार की है, इसके विभिन्न हिस्से हैं और इन्हीं हिस्सों के अनियमित विकास के कारण थायराइड कैंसर हो सकता है। हालांकि इस कैंसर के और भी बहुत से लक्षण हैं जिनकी अगर वक्त पे पहचान कर ली जाए तो इससे बचा जा सकता है। आज हम थायराइड कैंसर को जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि डॉक्टर ने इस कैंसर को एक कॉमन कैंसर का नाम दे दिया है, लेकिन कैंसर अपने आप में एक भयावह शब्द है। आज हम कोशिश करेंगे कि इसी भयानक शब्द को हम दूर करें। पहले थायराइड कैंसर के लक्षण जानेंगे, इसके कारण जानेंगे, इसके उपचार पर भी बात करेंगे। आज इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो एक्सपर्ट मौजूद हैं। वी हैव डॉक्टर आलोक ठक्कर विद अस, हु इज फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हेड एंड नेक सर्जरी डिपार्टमेंट में आप प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और उन्हीं के साथ हैं डॉक्टर तेजस्विनी, आप कंसल्टेंट है, आप ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये दो डॉक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि थायराइड ग्रंथि है क्या। तो डॉक्टर आलोक, कहाँ है ये ग्रंथि और कैसे काम करती है? नहीं, तो ये जो है गले में नीचे हिस्से में होती है, मिड लाइन में, बिल्कुल बीच में, गले के नीचे हिस्से में। और ये जो है एक केमिकल बनाती है जिसको हम थायराइड हार्मोन कहते हैं, जिससे कि बॉडी में एनर्जी आती है। तो बॉडी अगर ये केमिकल कम हो जाए तो आपको जो है एनर्जी लेवल कम हो जाता है, सुस्तापन आ जाता है। और यही एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो आदमी को ज़्यादा एक्टिविटी आ जाती है। तो ये इसका काम है। और अगर हम बैलेंस की बात करते हैं डॉक्टर तेजस्विनी, तो इसका बैलेंस कैसे बनता है? इसका जो है थायराइड हार्मोन जो सिक्रीशन होता है, इसकी रेगुलेशन हमारे हायर सेंटर से होता है। और कई कारण होते हैं जो कि थायराइड हार्मोन की कमियां भी परिस्थिति हो सकती है। जैसे कि अगर हमारे डाइट में आयोडीन की कमी हो तो भी ये इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके कारण इसका रेगुलेशन, हार्मोन का रेगुलेशन कम या ज़्यादा होता है। कुछ बिनाइन कंडीशंस होते हैं, कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस होते हैं, कुछ कैंसरस कंडीशंस होते हैं। जी हाँ, बहुत सारे कारण हैं थायराइड कैंसर के और इसके बहुत से ऐसे लक्षण हैं जिनकी अगर पहचान हो तो समय रहते हम डायग्नोस कर सकते हैं थायराइड कैंसर को। अगर इस विषय से जुड़ा कोई सवाल आपके मन में है, कोई जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे स्टूडियो की टेलीफोन लाइन हमने आपके लिए खोल दी है। आप चाहें तो हमें इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 23097524, 23097524। आप चाहें तो आप दिल्ली से फ़ोन कर रहे हैं या दिल्ली के बाहर से फ़ोन कर रहे हैं तो दिल्ली का डायलिंग कोड 011 लगाना मत भूलिएगा। ये नंबर आप एक बार फिर से नोट कर सकते हैं। नंबर है 23097524। थायराइड कैंसर, डॉक्टर आलोक, किस तरह से लक्षण आते हैं कि पहचान कर सकें कि ये सिम्टम हमें कैंसर की तरफ ले जा रहे हैं? देखिए, थायराइड कैंसर जनरली जो है थायराइड ग्लैंड में या गले के नीचे हिस्से में एक स्वेलिंग के रूप में आता है। पर यह बात जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा स्वेलिंग्स के बहुत कारण होते हैं थायराइड ग्लैंड में, और कुछ ही ऐसे होते हैं जिसमें कैंसर होता है। तो अगर आपके गले में नीचे की तरफ कोई थायराइड ग्लैंड में या थायराइड में कोई स्वेलिंग है या कोई रसौली है, जनरली छोटी ही होती है, 2-4 सेंटीमीटर टाइप की होगी, तो ये थायराइड ग्लैंड में रसौली है, नोड्यूल जैसे हम कहते हैं। हो सकता है इस पे कैंसर हो सकता है ना भी हो। तो ये केवल दृश्य में दिखता है, आपका गले में सूजन आ जाना है, या फिर और किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन? आप फील कर सकते हैं, अगर आप फील करेंगे तो पता चल जाएगा शायद कि भाई यहाँ थोड़ा सा उठा हुआ है या कुछ इरेगुलरिटी है। और हमारे यहाँ थायराइड नोड्यूल्स काफ़ी कॉमन हैं। अगर आप देखें तो करीब 7-8% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि आप कह लीजिए हर 15वां आदमी के जो है गले में स्वेलिंग होती है, थायराइड में नोड्यूल होता है। कैंसर किसी में ही होता है, पर नोड्यूल होता है। अगर नोड्यूल हुआ या स्वेलिंग हुई तो फिर उसका टेस्ट करना पड़ता है। कई और तरीके होते हैं। कभी कभार होता है कि भाई आवाज़ में फ़र्क आ जाए, इससे जो है वो प्रेजेंट कर जाए, या जो है साइड में गले में कुछ स्वेलिंग आ जाए या रसौली आ जाए, इससे प्रेजेंट कर जाए। बस यही मेजर तरीके हैं जिससे कि थायराइड कैंसर प्रेजेंट करता है। डॉक्टर तपस्विनी, ये जब सिम्टम रेजिस्ट होते हैं, क्या कुछ समय के बाद अपने आप कम भी होते हैं, या एक बार आपके गले की आवाज़ आपकी बदलनी शुरू हुई, क्योंकि वो एक एज भी है जिसमें आवाज़ बदलती है, या अगर जिस तरह स्वेलिंग की बात हो रही है तो वो स्वेलिंग भी नॉर्मल लोगों को होती है, तो ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं या फिर रुकती हैं बीच बीच में? निर्भर करता है। अगर ये स्वेलिंग कैंसर के कारण है तो ये कैंसर अगर इलाज नहीं करेंगे वो तो बढ़ती जाएगी।
बट इंटरेस्टिंग ये बात है कि थायराइड कैंसर में कहा गया है कि इवन 50% लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको कैंसर था कभी। ये तो ऑटोप्सी में ही पता चला है कि उनके था गले में कभी। पर जैसे आप बता रहे हैं सिम्टम्स को क्या हो सकता है, अगर ये नोड्यूल और बढ़ता है, किस रफ्तार से बढ़ता है, तो सिम्टम्स उसके मुताबिक होते जाएंगे। अगर ये सांस के रास्ते को दबाएगा तो सांस के रास्ते में दिक्कत आ सकती है, आवाज़ में भी फ़र्क आता है। अगर खाने की नली को दबाता है तो खाने में दिक्कतें आती हैं। अगर फैलाव के साथ होता है, या तो हड्डियों में जाता है या लंग्स में जाता है, तो उसके पर्टेनिंग भी सिम्टम्स हो सकते हैं पेशेंट के। कभी कभी थायराइड की कमी भी पैदा हो जाती है। तो थायराइड की कमी, जैसे डॉक्टर आलोक ने कहा, तो लोगों में सुस्तपन आता है, लेथार्जी होता है, डिप्रेशन होता है, काम करने का मन नहीं करता है, फैटीग होता है लोगों को, और बहुत सारे अन्य, जैसे महिलाओं में मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस होती है, इनफर्टिलिटी भी होता है, थकावट, अगर आप थोड़ा चलते हैं तो पैरों में दिक्कत आती है, स्किन जो होता है, खाल जो होता है वो बहुत मोटा हो जाता है, बालों में भी महिलाओं में या पुरुषों में काफ़ी दिक्कत आती है, हेयर फॉल होता है या ब्रिटलिंग हो जाती है बालों की। तो ये तरह तरह के सिम्टम्स होते हैं जो प्रॉब्लम्स पेशेंट को फेस करना पड़ सकता है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उभर कर आती है डॉक्टर आलोक, जितने सिम्टम बताए गए वो थायराइड एक बीमारी के माने जाते हैं जो 90% महिलाओं को हो ही जाती है एज के बाद। और ये कहा जाता है हो जाती है काफी, बहुत तो महिलाओं में ये बहुत हाँ, ज्यादा पाई जाती है। और आप एक रेगुलर आप एक दवाई लेते रहें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो वो नॉर्मल रहता है। तो क्या ये थायराइड, जिसमें आप एक थायराइड की दवाई ले रहे हैं, ये लीड कर सकता है कैंसर की तरफ? देखिए ऐसा है कि थायराइड कैंसर जो है ये बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स के साथ बहुत बार नहीं आता है। तो आप अगर किसी को इस तरह के सिम्टम है तो उसका ये नज़रिया तो बिल्कुल भी नहीं कि भाई उस वजह से कि शायद कि थायराइड कैंसर भी है। थायराइड कैंसर के साथ ये सिम्टम कभी कभार हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर आपको गले में नोड्यूल है तो इसका ये मतलब नहीं कि थायराइड कैंसर है, ये मतलब है कि उसका टेस्ट कर लेना चाहिए। और जो बाकी सिम्टम्स हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के, अगर हैं तो नेचुरली दवाई भी लेनी चाहिए, टेस्ट भी होना चाहिए। पर अभी आप परेशान ना हो कि भाई थायराइड कैंसर हो ही गया है। अगर आपके व्यूअर्स इसको सुन के ये सोच रहे हैं कि भाई अरे शायद मुझे थायराइड कैंसर हो गया, तो ये तो थोड़ा ज़्यादा वो क्या कहते हैं जी, वही बात हाँ। आ जाती है कि थायराइड और थायराइड कैंसर में बहुत फ़र्क है और ये स्टेज बहुत ही लेटर आती है। लेकिन अगर हम इस कैंसर के स्टेजेस की बात करते हैं तो कितने स्टेजेस में होता है थायराइड कैंसर? थायराइड कैंसर जो है ना, अन्य कैंसर से कहीं अलग है। तो इसकी जो स्टेजिंग होती है वो भी दूसरे कैंसर्स के मुकाबले में बहुत फ़र्क रहता है। उसमें एज हम लोग जनरली क्लासिफाई करते हैं। अगर एज जो है 45 या कम है तो उसमें जनरली 2 स्टेजेस हम देखते हैं। अगर एज 45 से ज़्यादा है, मैं आपसे ये ज़रूर जानूंगी इसके स्टेजेस के बारे में, बट वी हैव कॉलर विद अस फ्रॉम उत्तराखंड। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका। अपना नाम बताइए और प्रश्न पूछिए। जी, मेरा नाम शहाबुद्दीन है, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। जी, मेरा प्रश्न ये है डॉक्टर साहब, जैसे मेरी वाइफ को ना थायराइड है और ये T1 T2 T3 चेक करवाते हैं, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं और ये काफी लंबे टाइम से है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये दवाई जो चलती रहती है, ये मतलब दवाइयाँ मतलब ताउम्र खानी पड़ेगी या फिर मतलब इससे ठीक भी हो जाती है? क्योंकि अभी 50 mg दवाई को प्रेस्क्राइब किया है डॉक्टर। डॉक्टर आलोक, ये वही सवाल है जो मैं आपसे जानना चाह रही थी जी। कि थायराइड बहुत कॉमन हो जाता है और दवाई चलती है, ये लीड कर सकता है या ये दवाई जो ली जाती है ये रुक सकती है? जनरली अगर थायराइड की कमी हो गई हो तो वो लाइफ लॉन्ग ही होती है, पर दवाई बहुत सेफ है और दवाई में ऐसे कोई टॉक्सिसिटी का इश्यू नहीं है और बहुत लो डोज दवाई लेके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी प्रॉब्लम कंट्रोल में रहती है। तो हाँ, लेकिन ये उम्मीद करना कि ठीक हो जाएगा शायद गलत है, दवाई लेनी पड़ेगी। दवाई ज़्यादा भी नहीं लेनी चाहिए, बहुत कैलिब्रेटेड डोज में लेनी होती है। ज़्यादा दवाई लें तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो दवाई आपके लिए सही है वो आप खुद ही कह रहे हैं, आपने टेस्ट कराया है T3 T4 TSH, तो इन टेस्ट से पता चल जाता है कि आप सही मात्रा में ले रहे हैं या कम या ज़्यादा ले रहे हैं। अगर आप सही मात्रा में ले रहे हैं तो बेफिक्र होकर लेते रहिए। और अगर 50 mg ली जा रही है तो 3-4 महीने बाद उसको रीचेक करवा करके डोज एक बार सेट करना भी जरूरी जी है। हाँ, 50 माइक्रोग्राम होगा, 50 माइक्रोग्राम। और हर 4-6 महीने में उसको टेस्ट करके देखा जाता है। अगर डोज बढ़ानी हो तो 50 का 60-62 कर देते हैं या थोड़ा कम कर देते हैं। ऐसे थोड़ा बहुत कभी करना पड़ता है। मोटे तौर पे 50 पे चल रहे हैं तो वही चलेगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे शायद करना पड़े। डॉक्टर तपस्वनी, अपने सवाल पे वापस आते हैं। थायराइड कैंसर के स्टेजेस जानना हाँ जी। चाहेंगे।
तो एज के, जैसे हमने बताया, एज के मुताबिक इसकी स्टेजिंग होती है। अगर पेशेंट यंग है तो उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 45 और मोर लिया जाता है। अगर पेशेंट लेस देन इक्वल टू 45 इयर्स है तो स्टेज 1 और स्टेज 2 होता है। अगर 45 से ऊपर है तो स्टेज 1 to 4 होता है। सो देर आर मैनी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन इन दिस। अगर कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, मांसपेशियाँ इन्वॉल्व है कि नहीं, सांस का रास्ता इन्वॉल्व है कि नहीं, खाने की नली इन्वॉल्व है कि नहीं, तो उसको लेके फिर वो स्टेजिंग जो है बढ़ता है। अगर डायग्नोस करने की बात करें तो फिर कौन सी ऐसी एज है कि आप प्रिकॉशनरी डायग्नोस कर सकते हैं या आप टेस्ट करवा सकते हैं? ये आपने बहुत ही डेंजरस बात कह दी कि कौन सी ऐसी एज है जिसमें प्रिकॉशनरी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, हमारे यहाँ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कह लीजिए पश्चिमी देशों में ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि क्योंकि हर एक छोटी चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड हो जाता है, तो बहुत बार जो है छोटे मोटे दाने थायराइड में होते हैं वो पकड़ में आ जाते हैं। फिर लोगों को वरी हो जाती है कि भाई मुझे थायराइड कैंसर तो नहीं, थायराइड कैंसर तो नहीं, भी दाना बना हुआ है थायराइड ग्लैंड में। तो 2-3 बातें कहने की हैं। पहले तो ये कि मेजॉरिटी ऑफ थायराइड कैंसर, नॉट ऑल, मेजॉरिटी 90% ऑफ थायराइड कैंसर जो डिफरेंशिएटेड थायराइड कैंसर होता है ये बहुत ही धीरे धीरे से प्रोग्रेस करता है, और अगर बहुत ही छोटा सा कोई दाना पकड़ में जाए और उसमें अगर कैंसर है भी तो लाइक्लीहुड ये है कि वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसमें बहुत कंट्रोवर्सी है कि प्रिकॉशनरी इसको कितना ढूंढना चाहिए, बिकॉज अगर आपने प्रिकॉशनरी किसी चीज़ को ढूंढा तो आपके दिमाग में तो बात जम गई कि जी बहुत मुसीबत में आ गए, पर बहुत बार जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम बनती नहीं है। तो प्रिकॉशनरी अल्ट्रासाउंड इसके लिए आज के दिन में रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको कुछ फील हो रहा है या वैसे ही किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड किया गया है या कुछ फील हो रहा है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड किया गया है, फिर अगर कोई दाना मिलता है तो उसको हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक कोई टेस्ट नहीं है थायराइड कैंसर डायग्नोस करने के लिए? नहीं, आजकल तो बहुत स्क्रीनिंग होता है, लोगों में अवेयरनेस हो गई है, तो इसलिए हम लोग अक्सर जाते हैं हेल्थ चेकअप के लिए। तो एज अ पार्ट ऑफ द रूटीन चेकअप कभी कभी अल्ट्रासाउंड गले का करते हैं तो पकड़ में आ जाता है कि थायराइड में कोई नोड्यूल है। जैसे सर ने कहा, हर कोई नोड्यूल कैंसर नहीं होता है, पर अगर नोड्यूल बच्चे में है या मेल्स में है, पुरुषों में है, तो उसकी जो कैंसर होने की संभावना है वो ज़्यादा हो जाता है। महिलाओं में या इस तरह के एज ग्रुप जो कि यंग एज ग्रुप में होता है, केवल 5 से 20% लोगों को वो थायराइड कैंसर होता है। तो हम डायग्नोस करने की अगर बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही लेटर स्टेज है, और जैसे आपने सिम्टम बताए ये अपने आप में पूरे हैं कि उन्हें देख करके पता लगाया जा सकता है। मैं थोड़ी क्लैरिटी देता हूँ। थायराइड में नोड्यूल्स होते हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा पॉपुलेशन में आप जाएं तो हर 20वें पर्सन को एक आध नोड्यूल मिल ही जाएगा थायराइड में। ये जो नोड्यूल होते हैं उसमें करीब 10% में कैंसर होता है। तो अगर कोई थायराइड में कोई नोड्यूल मिलता है तो उसको आगे टेस्ट किया जाता है। उसको आगे टेस्ट करने के लिए उसमें एक सुई डाली जाती है। सुई डाल के उसके अंदर से जो है थोड़ा सा टिश्यू निकाला जाता है, फ्लूइड निकाला जाता है, पानी निकाला जाता है, और उसको फिर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो उसको देख के हमें समझ बनती है, तभी समझ बनती है कि इसमें कैंसर है कि नहीं है। और तो नोड्यूल या थायराइड में स्वेलिंग बहुतों में होती हैं, शायद कि आपके व्यूअर्स में से किसी में हो। उसका ये मतलब नहीं कि आप सोच रहे हैं आपको कैंसर हो गया, उसका ये मतलब है कि अब जो है इसका टेस्ट करा लेना चाहिए। मतलब ये डिपेंड डॉक्टर पर करता है कि आप उस नोड्यूल को कितना सीरियसली ले रहे हैं, आप आगे भेज रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। वी हैव अ कॉलर विद अस फ्रॉम उत्तर प्रदेश। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैम, ये मैं यूपी गोरखपुर से बोल रहा हूँ जी। मैंने अपने वाइफ को टेस्ट कराया था तो उसमें थायराइड की प्रॉब्लम आई थी जी। तो उसमें उनके पैरों में चिलकन बार बार होती है। 2-3 बार मैंने टेस्ट कराया तो अलग अलग ये टेस्ट में निकला, कभी 6 पॉइंट कुछ आता है, कभी 7 पॉइंट कुछ आता है, इस तरह से। तो लेकिन डॉक्टर ने कोई ठीक से दवा नहीं बताई, उसके लिए कोई इलाज नहीं बताया, और बोले ये कुछ टाइम देख लो, वेट करो। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये जो आप 6 पॉइंट कुछ बता रहे हैं, आप T3, T4, TSH के टेस्ट बता रहे हैं, उनका रिपोर्ट? जी। डॉक्टर तपस्विनी ना, ये जो TSH का जो रिपोर्ट बता रहे हैं ये बहुत ही मिनिमल बदलाव है TSH के लेवल में। इस तरह के सिचुएशन में अगर पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, आप पेशेंट को फॉलोअप पे भी रख सकते हैं। पर आजकल सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म पे भी थोड़ा जोर दिया जा रहा है, और मरीज़ों को जनरली बहुत ही लो डोज पे शुरू किया जाता है।
इस परिस्थिति में पेशेंट का एक बार गर्दन का अल्ट्रासाउंड भी करा लेने में भलाई है। एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि थायराइड ग्लैंड की स्थिति किस तरह की है। बिल्कुल। अगर हम प्रिकॉशन की बात करते हैं, हम थायराइड कैंसर के पहले की प्रिकॉशन की बात करते हैं कि ये कैंसर लीड ही नहीं करे, तो किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए और क्या रीजनिंग हो जाती है? थायराइड कैंसर में बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल इश्यूज आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं, जैसे कि होता है और कैंसर्स होते हैं, लंग कैंसर हुआ, माउथ कैंसर हुआ, जो हमारे कॉमनेस्ट कैंसर हैं, क्योंकि आप टोबैको की वजह से होते हैं, आपने तंबाकू लिया, कुछ साल लिया, उससे हो गया। तो थायराइड कैंसर में ऐसे बहुत ड्रामेटिक रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं। अगर रेडिएशन को आपको एक्सपोजर हुआ है एक्सरे रेडिएशन से, तो उससे थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बन जाता है, पर हाँ आम आदमी को तो रेडिएशन का इतना एक्सपोजर होता नहीं। जब जापान में एटम बॉम्ब गिरा था तो उसके 10-15 साल बाद उन्होंने नोटिस किया था कि थायराइड कैंसर बढ़ गया था काफ़ी, फिर थोड़ा स्टेबलाइज हो गया। बहुत रेयरली होता है कि कोई फैमिली में ऐसी टेंडेंसी हो थायराइड कैंसर की, दिस इज़ ऑल्सो वेरी रेयर। और थोड़ा ये भी है कि अगर आयोडीन डेफिशिएंसी है, जो कि हमारे यहाँ है कई जगहों में अब, तो शायद उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? प्रिकॉशन तो ये है कि अब रेडिएशन जगह में वैसे ही कोई नहीं जाता है, कोई जान के तो जाएगा नहीं। अब नीडलेस एक्सरे वैक्सरे नहीं होने चाहिए, ये सबको ही पता है। और शायद ये भी है कि नमक, आपको जो आयोडाइज नमक होता है वो खाना चाहिए, वो जनरल प्रिकॉशन है थायराइड डिजीजेस से ठीक रहने के लिए। बस यही बातें हैं। डॉक्टर तपस्विनी, नीडलेस एक्सरे नहीं होना चाहिए, अपने आप से जाके कोई एक्सरे नहीं कराता, लेकिन लाइफ में 2-3 बार आपको अल्ट्रासाउंड एक्सरे से गुजरना ही पड़ता है। ये स्थिति तो रेडिएशन के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत पैनिक क्रिएट हो जाता है कई बार इस बात से कि एक्सरे करवाया तो अरे उसके रेडिएशन नुकसान करेंगे। कितना एक ठीक है आपके लिए? नहीं, बट 2 सिचुएशंस है जहाँ पे हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। एक तो अगर एक गर्भवती महिला के साथ हम डील कर रहे हैं, एक सर्वे था ऑक्सफोर्ड सर्वे ऑफ चाइल्डहुड कैंसर्स, एंड उन्होंने ये देखा कि अगर पेट में बच्चा है और माँ को 1 या 2 एक्सरे का भी एक्सपोजर होता है, तो उस बच्चे को थायराइड कैंसर की जो संभावना है करीबन 50% बढ़ सकता है। बाकी दूसरी बात ये है कि जो हम सीटी स्कैन्स की भी बात कर रहे थे उस टाइम, रिस्क मिनिमल होता है, पर जब हम बहुत ही बड़े पॉपुलेशन में देखते हैं, वो मिनिमल रिस्क भी एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न हो जाता है। और तीसरी बात ये कहेंगे कि बच्चों में भी जो एक्सरेज होता है, वो एक्सरे छोटे से एरिया में जब जाता है तो दैट एक्सपोजर इटसेल्फ बिकम्स बिग फॉर द चाइल्ड। तो बच्चे के लिए और एक प्रेग्नेंट फीमेल के लिए these things are very important, words of caution to everyone, and otherwise जितना चाहिए उतना ही करना चाहिए। जितना हमें रेडियोलॉजिकली इंफॉर्मेशन चाहिए उतना लिमिट हमने अपने रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी रखना चाहिए। राइट। डॉक्टर आलोक, आपसे हमारी बात हो रही थी पहले, तो आपने कहा कि थायराइड कैंसर बहुत ही कॉमन कैटेगरी में आ चुका है। ये कॉमन कैटेगरी इसे संख्या की वजह से दी गई है या इलाज की वजह से दी गई है? नहीं, संख्या की वजह से। हमारे यहाँ तो इतना कॉमन अभी नहीं माना जा रहा है, लेकिन हाँ पश्चिम में ज़्यादा कॉमन माना जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि वहाँ बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, तो छोटे छोटे कैंसर डिटेक्ट हो जाते हैं। उनको समझ नहीं है कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए, कितना किया जाए। पर हाँ हमारे यहाँ भी है, बाहर ज़्यादा है थोड़ा। और अगर इंडिया में इसके ट्रीटमेंट की बात की जाती है तो कहाँ खड़े हैं हम? ट्रीटमेंट हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास है, कोई ऐसी बात नहीं है। सक्सेस रेशियो? थायराइड कैंसर में जनरली सक्सेस मिलती है। इसका प्रेडोमिनेंट ट्रीटमेंट जो है वो ऑपरेशन से या सर्जरी से होता है, जिसमें कि जहाँ पे प्रॉब्लम है उसको निकाल दिया जाता है। थायराइड का ऑपरेशन करना पड़ता है और उसके बाद भी कई बार दवाई दी जाती है, जिसको हम कहते हैं आयोडीन की दवाई या रेडियो आयोडीन अलग होता है नॉर्मल आयोडीन से। रेडियो आयोडीन से दवाई दी जाती है, वो करीब हाफ द पेशेंट्स में ज़रूरत पड़ती है, सब में ज़रूरत नहीं पड़ती है। थायराइड कैंसर एमिनेंटली ट्रीटेबल कैंसर है। अगर किसी को थायराइड कैंसर है तो हमें उम्मीद यही होती है कि ये ठीक ही होंगे। ऑब्वियसली हमेशा तो नहीं कोई पेशेंट ठीक होते, पर 85% टाइम्स 80% टाइम्स जो है अच्छी तरह ठीक हो जाते हैं और सक्सेस मिल जाती है इसमें। तो डॉक्टर तपस्विनी, आप कीमो के लिए जाते हैं या आप सर्जरी करवाते हैं इस कैंसर की स्थिति में, उसके बाद इसके वापस आने के कितने चांसेस हैं? मोटे तौर पे ये समझने की बात है कि जो थायराइड कैंसर है इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट सर्जरी ही रहता है। कीमोथेरेपी का जो रोल है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है,
और कहीं कहीं किसी किसी सिचुएशन में आपको रेडिएशन का हेल्प लेना पड़ता है। तो जहाँ तक सर्जरी का सवाल है, जैसे सर ने कहा, डॉक्टर ठक्कर ने कहा, सर्जरी का सक्सेस काफ़ी हद तक है अगर ये पेशेंट को प्रॉपरली ऑपरेट किया जाए और सारी बीमारी अगर आप निकालते हैं तो सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। इवन फैलाव के साथ अगर लंग्स में, प्राइमरली जब जाता है लंग्स में जाता है, तो आपके पास एक नेक्स्ट मोडालिटी भी है जिसको हम रेडियो आयोडीन थेरेपी कहते हैं, जो कि अन्य कैंसर्स में है नहीं। इवन लंग में बहुत सारे नोड्यूल्स होने के बावजूद भी आप इस पेशेंट को काफ़ी लंबी ज़िंदगी दे सकते हैं। अगर थायराइड कैंसर से आपने सर्जरी करवाया और उसके बाद कितना वक्त चाहिए एक नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए, और नॉर्मल लाइफ कितना रहती है? नॉर्मल लाइफ थायराइड कैंसर के बाद बहुत बार लाइफ बिल्कुल नॉर्मल ही रहती है। थायराइड कैंसर के बाद आपको सर्जरी करानी पड़ती है, सर्जरी कराने के बाद आपको दवाई खानी पड़ती है, और एक्सपेक्टेशन बहुत बार ये होती है कि नॉर्मल लाइफ पूरी ही चलेगी। एटलीस्ट 70% ऑफ द टाइम में तो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल लाइफ पूरी ही चलेगी। और कभी ये ज़रूर होता है कि 2-4 साल में फिर प्रॉब्लम आ जाए या उठ जाए या किसी और जगह फैल गई हो। तो जैसे डॉक्टर प्रधान अभी बता रहे थे, हमारे पास थायराइड कैंसर ऐसा कैंसर है जिसमें कि हमारे पास एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर वो फैल भी गया है तो भी हम इसको ट्रीट कर लेते हैं, कीमोथेरेपी से नहीं पर रेडियो आयोडीन से। रेडियो आयोडीन ऐसी दवाई है जो स्पेसिफिकली कैंसर सेल को ही जाके पकड़ती है, उसकी टॉक्सिसिटी बहुत कम है। ये बहुत ही अच्छे संकेत हैं कि अगर ये बीमारी है तो इसका इलाज भी भारत में बहुत अच्छा है और संभव भी है। डॉक्टर तपस्विनी, हम इस शो के दौरान कोशिश यही करते हैं कि अवेयरनेस फैले और लोग इस बीमारी तक पहुंचे बिना, जानकारी पहले हो। तो अब वक्त और इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन चलते चलते मैं आप दोनों एक्सपर्ट से कीवर्ड ज़रूर लेना चाहूँगी। सबसे पहले आप, लाइफस्टाइल कितनी मदद कर सकता है इस बीमारी के न होने में? लाइफस्टाइल में तो हमें 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है। एक तो डाइट में आयोडीन रिच डाइट होना चाहिए, क्योंकि आयोडाइज नमक हर जगह पे अब उपलब्ध है। बाकी आयोडीन रिच हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में है, अंडा, एग है और पोल्ट्री स्टफ़ है, सी फूड है, फ़िश है, और कुछ इस तरह के स्ट्रॉबेरीज़ हैं, कैनबेरीज़, दीज आर वेरी रिच इन आयोडीन। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि हमारे थायराइड हार्मोन को कम करते हैं, जैसे कि कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है। तो अगर पेशेंट को थायराइड की कमी है तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कहीं कहीं स्टडीज़ में स्मोकिंग का भी दिया गया है एसोसिएशन विद थायराइड कैंसर, तो ये भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और रेडिएशन एक्सपोजर जैसे हमने बात करी, ये भी। डॉक्टर आलोक, एक्सरसाइज कितनी हेल्प करती है और लोग कितना डरें इस कैंसर से? डरें बिल्कुल नहीं, एक्सरसाइज ज़रूर करें। रोजाना एक्सरसाइज करें, सभी को करनी चाहिए। जी हाँ, शॉर्ट एंड स्वीट। आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, खुश रहिए और थायराइड कैंसर आपको न हो, यही हम कामना करते हैं। इसलिए हमेशा जागरूक रहिए। डॉक्टर तपस्विनी, डॉक्टर आलोक, हमसे बात करने के लिए। हो जाए आपको थायराइड कैंसर तो एमिनेंटली ट्रीटेबल है, ये जरूर याद रखें। जी हाँ, डॉक्टर साहब की स्माइल और इनकी बात को हमेशा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।